हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी कोरोना के कारण तो अभी तक स्कूल निकट भविष्य में नहीं खुलने वाले। आपको ऐसे ही पढ़ना है यूट्यूब से या ऑनलाइन क्लासेस से। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, इसीलिए ये वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है अध्याय 4 गति विज्ञान का। सबसे पहली बात तो आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इस अध्याय से संबंधित, जिन्हें आपको उस फेयर कॉपी में लिखना है विज्ञान की। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये वीडियो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के या बीच में छोड़ दोगे तो आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आएगी। इसीलिए आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए। नहीं समझ आता तो वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखिए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गति में, ये इस अध्याय का पहला भाग है, जिसमें हम परिचय, गति का वर्णन, चाल और वेग क्या होता है, साथ ही साथ दूरी और विस्थापन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम सब गति शब्द से परिचित हैं। हम अपने आसपास गति के कई उदाहरण देखते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, वाहनों का चलना, फल का पेड़ों से गिरना, पक्षियों का उड़ना, घड़ी की सुइयों का चलना, हवा का चलना जिसे आप महसूस कर सकते हैं। ये सभी के सभी गति के उदाहरण हैं। हर पल हर समय हमारे आसपास की वस्तुएं और हम खुद भी गति में रहते हैं। हम कभी भी हमेशा स्थिर नहीं रह सकते, और गति का अध्ययन और विश्लेषण बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। इसीलिए गति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे ऋतुओं का बदलना, दिन रात का होना, यहाँ तक कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में किसी वाहन को कितना समय लगेगा। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए गति की समझ होना अत्यंत आवश्यक है। तो कोई भी वस्तु गति में तभी कहलाती है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। अब गति जो है वो इतना आसान नहीं है, किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके और भी कई एस्पेक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रेन के भीतर बैठे हुए हैं, आपके सामने भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आप उस व्यक्ति को देख के सोचते हैं और स्वयं में भी ये सोचते हैं कि हम तो चुपचाप बैठे हुए अपनी जगह से। परंतु जो व्यक्ति ट्रेन के बाहर खड़ा है और चलती हुई ट्रेन को देखता है, वो ये जान पाता है कि ट्रेन भी चल रही है और साथ में आप भले अंदर चुपचाप बैठे हैं, लेकिन ट्रेन के साथ में आप भी चल रहे हैं। तो गति में तो ट्रेन भी हुई और आप भी हुए। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब कोई वाहन या व्यक्ति या वस्तु या पिंड गति करता है, तो उसके साथ साथ उसके मशीन के अलग अलग पुर्जे, अलग अलग भाग भी गति में होते हैं। उनकी दिशा एक समान या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो कोई भी गतिशील वस्तु जब अवलोकन बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति और समय में नियमित परिवर्तन होता है, तभी आप उसको गतिशील मानते हो। ये जो अवलोकन बिंदु है, आप कोई भी स्थान को ले सकते हो और इसे निर्देश बिंदु भी कहा जाता है। अब हम गतिशील वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। तो जब हम गति का अध्ययन करते हैं तो विस्थापन और दूरी का कॉन्सेप्ट आता है। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे कि यहाँ पर दो चित्र बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो चित्र बना हुआ है। इस चित्र में देखिए, एक लिखा है स्टार्ट, मैंने गोला किया इसे रेड से, और एक देखिए लिखा है फिनिश। ठीक, तो ये जो स्टार्ट पॉइंट है और ये जो फिनिश पॉइंट है, इसकी न्यूनतम दूरी जो है वो केवल यही हो सकती, ये सीधी लाइन, और कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये न्यूनतम दूरी है। लेकिन मान लीजिए आपने न्यूनतम दूरी वाला रास्ता ना चुन के पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, तो आपने वास्तव में कितनी लंबा रास्ता तय किया, और जितनी लंबाई है उस रास्ते की वही क्या कहलाएगी, दूरी। लेकिन ये जो सबसे निकटतम का रास्ता था वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। मैं अपने बच्चों को अक्सर एग्जाम्पल देती हूँ कि आप स्कूल से घर जा रहे हो, स्कूल से घर की दूरी मान लीजिए केवल 1 किलोमीटर है। अगर आप सीधे स्कूल से घर जाएं, अब आप क्या किए, स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए, फिर आप दोनों मिलके एक जगह और घूमने चले गए, उसके बाद फिर आप लोग घर वापस आए। अब जो 1 किलोमीटर की दूरी थी, क्या वो अब भी 1 किलोमीटर की रहेगी? आप जितनी लंबाई आपने एक्स्ट्रा तय की वो बढ़ जाएगी उसमें। मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला, तो अब कुल दूरी कितनी हो गई,
3 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना है? केवल 1 किलोमीटर। क्यों विस्थापन 1 किलोमीटर क्यों है? आप स्कूल से निकले थे और अंत में घर ही पहुंचे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1 किलोमीटर है। वैसे तो विस्थापन कुल यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि आप वापस घर में पहुँच चुके हो, मतलब पुरानी स्थिति और नई स्थिति में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा 0। परंतु दूरी यहाँ पर अलग अलग हो सकती है जिस हिसाब का आपने रास्ता लिया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, ये एक बैट्समैन यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है और ये एक बॉलर है। बॉलर ने इसे बॉल दिया और ये बॉल को उछाल देता है। ये देखिए उछल के इतना लंबा रास्ता तय करता है। तो ये जो लंबा रास्ता तय हुआ ये क्या है? दूरी। परंतु गेंद का विस्थापन केवल ए से बी की तक ही हुआ, तो इसीलिए इसका विस्थापन जो रहेगा वो ये वाली जो न्यूनतम दूरी है ये क्या कहलाएगी? विस्थापन। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए आपको जो न्यूनतम रास्ता चाहिए वो केवल एक ही दिशा में संभव होता है। क्या इस पॉइंट से, ये जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का न्यूनतम दूरी का कोई और रास्ता संभव है? या ए और बी का न्यूनतम दूरी का कोई और रास्ता संभव है? नहीं है। इसीलिए विस्थापन हमेशा दिशात्मक होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सदिश। लेकिन दूरी का तो कई रास्ता है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये कैसे भी जा सकता है, इधर जाके इधर जाके इधर जाके वापस यहाँ जाए, कोई भी रास्ता तय कर सकता है। तो इसीलिए दूरी जो है वो अदिश होती है। ठीक, इसके बाद विस्थापन और दूरी के मात्रक के बारे में जान लेते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक कुल लंबाई दूरी कहलाती है और यह अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी मैंने समझाया आप लोगों को कि दूरी अदिश राशि है और ऐसा ही मात्रक मीटर है, क्योंकि ये लंबाई ही है इसीलिए मात्रक क्या है? मीटर है। अब वस्तु की दो स्थितियों का अंतर उसका विस्थापन कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि वस्तु कहाँ से निकली और कहाँ गई। मान लीजिए एक बस है, उदाहरण के लिए एक बस है, ये आपका गांव है जहाँ आप रहते हो, वहाँ से निकल के बस पहुँच गई दुर्ग। ठीक है, बस पहुँच गई दुर्ग। मान लो कि बात ये 50 किलोमीटर है। अब यहाँ जाने के बाद बस वापस आ गई, फिर से कितना दूरी तय किया? 50 किलोमीटर। तो अब कुल दूरी तय कितनी हुई? 100 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? 0। क्यों 0 हुआ? बस चलना चालू करी थी, यहाँ से पहुँच गई दुर्ग, उसके बाद फिर वापस यहीं पे आ गई, तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए उसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? 0। ठीक है ना, दूरी नहीं, विस्थापन 0 हो जाएगा। दूरी तो 100 किलोमीटर तय किया उसने। इस प्रकार दूरी जो होता है वो पथ फलन है, मतलब रास्ते पे निर्भर करता है। अगर बस ने लंबा रास्ता लिया होता, 50 की बजाय 60 किलोमीटर वाला रास्ता लेती, तो उसकी दूरी बढ़ जाती, लेकिन विस्थापन तो तब भी 0 ही रहता। ठीक, अब आगे देखते हैं चाल और वेग में अंतर। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को आप चाल कहते हो, और किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में उसका जो विस्थापन होता है, अब यहाँ पे जो इकाई समय आया है वो 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूरी को आप मीटर में, किलोमीटर में नाप सकते हैं, विस्थापन को किलोमीटर, मीटर में नाप सकते हो। तो ये यहाँ पर इसका सूत्र है वेग और चाल का। चाल एक अदिश राशि है जो ऑलरेडी आपको अभी समझाया जा चुका है। वेग एक सदिश राशि है। चाल जो है वो सदैव धनात्मक होता है, देखो, और कोई भी गतिमान वस्तु की दूरी शून्य नहीं हो सकती, भले वो घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाए। विस्थापन भले 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी जो है वो शून्य नहीं हो सकती। यदि दूरी शून्य नहीं हो सकती तो चाल भी कभी शून्य नहीं होगा, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होगा। परंतु वेग जो होता है ये एक निर्देशांक में चलता है। निर्देशांक में मतलब ये है कि ऐसे निर्देशांक में बांटा जाता है, एक को आप धनात्मक लेते हो और एक निर्देशांक को ऋणात्मक लेते हो, एक को धनात्मक, एक को ऋणात्मक। तो यदि वो धनात्मक निर्देशांक की ओर चलेगा तो आप उसकी वैल्यू प्लस में लेते हो, इस तरफ चलेगा तो वैल्यू माइनस में। तो ये सिर्फ दिशा को बताने के लिए प्लस माइनस लिया जाता है। आंकिक मान में कोई डिफरेंस नहीं है, दिशा उसका धन और ऋण को बताती है। तो वेग जो होता है वो
दिशात्मक होता है, इसीलिए ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि जो घड़ी होती है उसका कांटा यदि 12 से चलना शुरू करके वापस 12 में पहुंच जाए तो उसका विस्थापन कितना होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। और अब हम आपको इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। इन प्रश्नों को आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, याद भी करना है। प्रश्न है, गति किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? चाल और वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वापस अपने घर आ जाता है तो उसकी दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। एक धावक यदि वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगा रहा हो और पुनः शुरुआती स्थान पर आ जाए तो उसका विस्थापन कितना होगा? आई होप कि अगर आपने ये वीडियो ठीक से देखा है तो ये 5 प्रश्न आपसे बनेंगे, और अगर वीडियो ठीक से नहीं देखा है तो ये प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आप दोबारा से रिवाइज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि इसका जब अगला भाग अपलोड हो तो आप लोगों को मैसेज आ जाए कि हाँ अगला भाग आ गया है। अपने फ्रेंड्स में भी आप इसको शेयर करिएगा ताकि उन लोग भी इस गति वाले अध्याय को ठीक से समझ पाएँ। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।